स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है मालती जोशी की कहानी मुट्ठी भर खुशियां। स्टेशन पर उतरकर गायत्री ने चौकस नजरों से इधर उधर देखा और फिर उसे खुद ही हंसी आ गई। भला उसे लेने के लिए कौन आता आज? किसी को उसके आने की खबर भी है? सब कुछ जानते हुए भी मन थोड़ा उदास हो आया। कोई स्टेशन पर रिसीव करता है तो अच्छा लगता है, मन को थोड़ा बल मिलता है कि चलो अपने आने से सामने वाला खुश हुआ है। वैसे उसने स्वयं ही इस बार सोचा था कि इस तरह अचानक पहुंचकर गिरीश को, वीणा को सुखद आश्चर्य में डाल देगी। कल शाम की डाक से ही गिरीश का पत्र मिला था, उसका प्रमोशन हो गया है। पहले तो तार करने की सोची थी, फिर ख्याल आया कि तार तो सभी कर लेते हैं। वह तो स्वयं जाकर अपने छुटकू को आशीर्वाद देगी। वह सिर्फ उसकी दीदी ही तो नहीं है, अम्मा और बाबूजी की भूमिका भी तो उसे ही निभानी है। गिरीश देखेगा तो दौड़कर लिपट जाएगा, वीणा से कहेगा, देखो मैंने कहा था न, दीदी का मन नहीं मानेगा, पत्र पहुंचने भर की देर है, खुद चली आएंगी। और उसे एक वाक्य के साथ रास्ते की सारी थकान उतर जाएगी। रिक्शे में बैठकर घर की ओर जाते हुए वह यही सब सोच रही थी। एक अव्यक्त उत्कंठा से उसका मन बल्लियों उछल रहा था। घर के सामने रिक्शा रुकते ही उसने बड़ी आशा से ऊपर देखा, पर रविवार की सुबह घर सोया पड़ा था। उसके कहने पर ड्राइवर ने एक दो बार हॉर्न भी दिया। गायत्री ने सोचा था कि हॉर्न सुनते ही घर में हलचल मच जाएगी, बच्चे उछलते हुए सीढ़ियां उतरेंगे और झूल जाएंगे। गिरीश दौड़ा दौड़ा आएगा और उसके हाथ से सामान ले लेगा, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। आसपास के घरों की खिड़कियों से दो चार चेहरे झांके और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। निराश हो वह नीचे उतरी, पैसे चुकाए और फिर सूटकेस उठाकर बोझिल कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसका उत्साह एकदम आधा रह गया था। घंटी बजाने के बाद भी कुछ देर प्रतीक्षा में खड़ा रहना पड़ा। फिर चप्पलों का घिसटना सुनाई दिया। वीणा का इस तरह पैर घसीटकर चलना उसे इतना बुरा लगता है। बड़ी जल्दी आ गए तुम, बोल्ट खोलते हुए वीणा ने कहना शुरू किया, पर सामने गायत्री को देखते ही शब्द जैसे उसके मुंह में जम गए। बड़ी देर बाद वह बोल पाई, दीदी आप। फीका सा हंस दी गायत्री और अंदर चली आई। वह ड्राइंग रूम के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी, तब वीणा को होश आया। दौड़कर उसने सूटकेस ले लिया। ड्राइंग रूम में बेतरतीब रखे सोफे पर गायत्री निढाल होकर लेट गई। 8 घंटे की कष्टकर यात्रा उसे एकदम पस्त कर गई थी। कल झांसी तक उसे खड़े खड़े आना पड़ा था। पैर एकदम जवाब दे गए थे। चाय लेंगी ना दीदी आप? वीणा ने दरवाजे में खड़े होकर पूछा तो उसे गुस्सा चढ़ आया। भला यह भी कोई पूछने की बात है? बना दोगी तो ले लूंगी, उसने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। तब जाकर वीणा को अपनी भूल का एहसास हुआ। स्वर को यथाशक्ति विनम्र बनाकर बोली, मेरा मतलब था पहले ब्रश करेंगी या? गायत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी तरह आंखें मूंद कर चुपचाप लेटी रही। वीणा चाय बनाने चली गई। गिरीश जगा नहीं अभी तक? चाय पीते हुए उसने पूछा। जी वे जरा बाहर निकल गए हैं। और बच्चे? बच्चे भी। दरअसल ये बच्चों को छोड़ने ही गए हुए हैं। मालवीय नगर में मेरी एक कजिन रहती है, कभी कभार छुट्टी में बच्चे उसके यहाँ चले जाते हैं। गायत्री को लगा पता नहीं किस मुहूर्त में घर से निकली थी, हर कदम पर हताश होना पड़ रहा है। बच्चों को वापस बुलवाने का प्रस्ताव उसके होठों तक आकर रुक गया। क्या पता बच्चे इसे पसंद करें या न करें। नीचे स्कूटर की आवाज सुनाई दी और वह अपना आलस झाड़कर उठ बैठी। सोचा था दरवाजा खोलकर उसे चकित कर देगी। तब तक वीणा दौड़कर बाहर पहुंच गई थी। दीदी आई है, दरवाजा खोलते ही उसने बताया। एकदम कैसे? गिरीश ने फुसफुसाकर पूछा। मुझे क्या पता, वीणा बोली।
खिड़की से सब कुछ देख सुन लिया था गायत्री ने, पर वह बड़ी शांत मुद्रा में सोफे पर आकर बैठ गई। गिरीश भी अंदर आया, तब वह चेहरे का असमंजस पहुंच चुका था। आते ही उसने दीदी के पांव छुए। तब गायत्री को याद आया कि वीणा ने उसके पांव नहीं छुए थे। अचानक पहुंचकर उसने इतना भौचक्का कर दिया था वीणा को कि साधारण शिष्टाचार भी वह भूल गई थी। और सुनाओ दीदी, क्या हालचाल है? वहीं सोफे पर दीदी की बगल में बैठकर गिरीश ने पूछा। हमारे क्या हालचाल होंगे, वही रूटीन लाइफ चल रही है। कल की डाक से तुम्हारी खुशखबरी मिली, बस इसीलिए चली आई। सोचा खुद चलकर आशीर्वाद दे आऊं। वंडरफुल, यह हुई ना बात। अरे, कॉन्ग्रेचुलेट करने वाले तो बहुत हैं, पर आशीर्वाद देने वाली तो बस हमारी महामहिम दीदी ही है। दीदी के कंधे पर अपना गाल रगड़ते हुए गिरीश ने कहा। गायत्री भीतर से पुलकित हो आई। बस इसी एक वाक्य के लिए तो वह इतना कष्ट, इतना खर्च झेल कर ग्वालियर से यहाँ तक आई है। गिरीश के मनोभावों का प्रतिबिंब वीणा की आंखों में देखने की आशा से उसने सिर उठाया तो देखा वह गोल गोल आंखें घुमाकर गिरीश को कुछ इशारे किए जा रही है और एक हाथ उठाकर वह उसे बराबर आश्वस्त कर रहा है। उसे यूं घूरते हुए वीणा ने देख लिया और दोनों ही सक पका गई। अपनी घबराहट छिपाने के लिए कमरे में इधर उधर नजरें घुमाते हुए गायत्री ने कहा। गिरीश, तुमने तो सिर्फ प्रमोशन का लिखा था, तुम्हारा ट्रांसफर तो नहीं हुआ न? कमरा ऐसा बिखरा बिखरा सा लग रहा है। दरअसल बात यह है दीदी, गिरीश ने एक एक शब्द चबाकर कहना शुरू किया। आज शाम को हम लोग एक पार्टी कर रहे हैं। अरे वाह, तब तो मैं बड़े मौके से आ गई हूँ, गायत्री ने उत्साह में भरकर कहा। बताओ भाई, क्या क्या करना है? आराम तो अब रात को ही करेंगे। एक आध डिश हम अपनी पसंद की भी बनाएंगे। वैसे तुम लोगों का प्लान क्या है? घर पर ही बनेगा या कहीं कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है? गायत्री ने देखा कि उसके उत्साह की कोई वांछित प्रतिक्रिया नहीं हुई। दोनों पति पत्नी अर्थपूर्ण दृष्टि से एक दूसरे को घूरते रहे। किसी पसोपेश में थे दोनों ही। बात यह है दीदी, बड़ी देर बाद गिरीश ने संभल संभल कर कहना शुरू किया। शाम की पार्टी जरा अलग किस्म की है। तुम तो जानती ही हो, आजकल यह सब बड़ा कॉमन हो गया है। न करो तो लोग आलोचना करते हैं, मजबूरन करना ही पड़ता है। इसीलिए तो बच्चों को भी बाहर भेज दिया है। तुम्हारे आने का पहले से पता होता न तो किसी और दिन रख लेते, पर अब तो बड़ा मुश्किल है। कार्ड्स तक बंट चुके हैं। अरे नहीं, मेरी वजह से पार्टी मत कैंसिल करो भाई, गायत्री ने कहा। पर बच्चों को बुला दो, उनके बिना घर बड़ा सूना लग रहा है। तुम लोग तो सेलिब्रेट करो और खुशी के मौके पर बच्चे यहाँ वहाँ घूमते रहें। यह क्या बात हुई भला? मूर्तिवत खड़े हुए दोनों पति पत्नी को देखते हुए उसने कृत्रिम उत्साह में भरकर कहा। बच्चे आज हमारे साथ एंजॉय करेंगे। शाम को हम लोग पार्क में जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, कॉफ़ी हाउस में डोसा खाएंगे, फिर सेकंड शो देखकर रात 12 बजे लौटेंगे। तब तक तो फ्री हो जाओगे ना? सुबह की छत्तीसगढ़ से मैं लौट जाऊंगी। अब रात का सफ़र नहीं करूंगी, बहुत थकान हो जाती है। गिरीश एकदम उछल कर खड़ा हो गया। देखो वीणा, मैं हमेशा कहता हूँ ना, दीदी इज ए स्पोर्ट। मैं अभी फोन करके आया। और वह बच्चों की तरह दौड़ता हुआ सीढ़ियां उतर गया। दीदी आप नहा लीजिए तो थोड़ा फ्रेश हो जाएंगी, तब तक मैं नाश्ता बना रही हूँ, वीणा ने कहा। अब उसका स्वर और चेहरा दोनों ही सामान्य हो गए थे। दीदी के अचानक आगमन से जो तनाव मन पर आ गया था वह दूर हो गया था। नाश्ते का झंझट रहने दे वीणा, हल्का सा खाना ही बना लो। जल्दी से खा पी कर मैं थोड़ा सो लूंगी। तुम लोगों को भी तैयारी के लिए दिन भर का समय मिल जाएगा, गायत्री ने थके स्वर में कहा। क्षण भर पहले का उत्साह अब हवा हो चुका था। देर तक नहाते रहने के बाद भी
उसकी उदासी दूर नहीं हुई। बार बार मन में एक ही बात चुभ रही थी कि बेशक वह पार्टी में सम्मिलित न होती, पर एक बार गिरीश उससे कहता तो सही। क्या वह इस योग्य भी नहीं कि मेहमानों से उसका परिचय कराया जा सके? या वह इतनी बूढ़ी हो गई है कि लोगों को उसके कारण संकोच होने लगा है? गिरीश से कुछ जमा 5 साल ही तो बड़ी है वह, पर 38 वर्ष की आयु में ही कैसी बुजुर्गित छा गई है उस पर। छोटे भाई बहन इतना लिहाज करते हैं कि आश्चर्य होता है। और आश्चर्य ही क्यों, उसे तो गर्व भी होता है। अपने सभी परिचितों के बीच वह बड़े गौरव से इस बात का बखान करती है। अपने स्टाफ मेंबर्स के बीच बड़े अभिमान के साथ इसकी चर्चा करती है। अपनी पुराणपंथी सास के नाम से रोने झींकने वाली मिसेज चौबे से हमेशा कहती, बड़ों का मन रखने के लिए अपनी कई इच्छाओं को दबाना ही पड़ता है। मिसेज चौबे, अब वीणा को ही देखो, मेजर की लड़की है, पर एक दिन मिसेज चौबे ने चिढ़कर कह ही तो दिया था, आपकी बात और है दीदी, कभी कभार जाती हैं तो आदमी जब्त कर ही लेता है, पर यह तो जिंदगी भर हमारे सिर चढ़ी रहेंगी। तब सच तो है तब। गायत्री को वीणा का सुबह वाला चेहरा याद आ गया। गिरीश ने फोन करके ही संतोष नहीं कर लिया, स्वयं जाकर बच्चों को ले भी आया। सुशील शीतल आते ही बुआ से लिपट गए और गायत्री को बड़ी राहत मिली। कम से कम बच्चे तो उसे देखकर खुश हुए। वह तो डर रही थी कि कहीं उनका भी संडे मूड खराब करने का पाप सिर पर न लेना पड़े। वीणा ने उतनी सी देर में खूब अच्छा सा खाना बना लिया था। कचौड़ी भी, हलवा भी, दीदी की पसंद के लौकी के कोफ्ते भी, शाम के लिए आई बंगाली मिठाई भी परोसी गई थी। अरे वाह, तुमने तो हमारी दावत ही कर दी, गायत्री ने कहा तो वीणा नई दुल्हन की तरह शर्मा गई। अब उसका मूड काफी अच्छा हो गया था। वह बेतकल्लुफ होकर शाम के मीनू के बारे में, मेहमानों के बारे में चर्चा कर रही थी। गिरीश भी खुलकर इधर उधर की बातें कर रहा था। एकाएक उसने पूछा, तुम्हारी विराज दीदी नहीं रही ना दीदी? बंगाली मिठाई कुनीन की सी कड़वी लग उठी अचानक। क्या हो गया था उन्हें? गिरीश पूछ रहा था। गायत्री ने उसे कुछ देर तक ध्यान से देखा, फिर धीरे से बोली, एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हें लिखा था मैंने, तुम्हारा पत्र भी पहुंचा था। अरे हाँ, याद आ गया। बच्चे वगैरह है ना उनके? हाँ, 2 लड़कियां हैं, रूबी और रोजी। तुझे शायद याद नहीं, रूबी को पढ़ाया भी है तुमने कुछ दिन। ओह यस, अब तो काफी बड़ी हो गई होगी। पार्ट 1 किया है इस वर्ष। परीक्षा के दिनों में मेरे पास ही थी दोनों। ठीक उन्हीं दिनों तो उनकी माँ की डेथ हुई थी। आपके उनके बड़े अच्छे टर्म्स थे ना दीदी? वीणा पूछ रही थी। गायत्री ने आश्चर्य में भरकर फिर एक बार गिरीश को देखा। क्या सचमुच इसने वीणा को कुछ भी नहीं बताया है, या उनके दाम्पत्य जीवन में इन गैर जरूरी बातों के लिए समय ही न रहा हो? और उनके पति, क्या नाम है, मिस्टर कुमार, वे कहाँ हैं आजकल? कहीं जम गए हैं या वही पुराना टूरिंग जॉब चल रहा है? जॉब तो वही है, पर बच्चों को भाई भाभी के पास आगरा छोड़ा हुआ है आजकल। सुना है दशहरे पर अपने ही रिश्ते की एक बाल विधवा से शादी कर रहे हैं। कहते कहते आवाज उसके गले में फंस सी गई। सो अर्ली! गिरीश और वीणा दोनों आश्चर्य में भर से गए। उनकी प्रतिक्रिया पर गायत्री को विशेष आश्चर्य नहीं हुआ। वह सारी टीका टिप्पणी चुपचाप बैठी सुनती रही। इन सब बातों को सुनते सुनते उनके कान पक गए हैं। सभी जगह पर यह समाचार एक धमाका उत्पन्न करता है और फिर तुरंत ही धुआंधार आलोचना शुरू हो जाती है। हर बार वह ईश्वर को धन्यवाद देती है कि इस सनसनीखेज नाटक की खलनायिका वह नहीं है, नहीं तो कसर ही क्या रह गई थी। दीदी, आप बहुत थक गई हैं, थोड़ा सो लीजिए, उसे गुमसुम देखकर वीणा ने ममता भरा आग्रह किया। गिरीश ने फुर्ती से उठकर बच्चों वाले कमरे में उसका बिस्तर लगा दिया, अपने हाथ से मच्छरदानी ठीक की और बच्चों को जबरदस्ती बाहर खींचकर ले गया।
अब सोने के अतिरिक्त कोई चारा ही न था। लेकिन कमरे का एकांत उसे काटने लगा। पता नहीं आजकल उसे क्या हो गया है, हर समय लोगों से घिरी रहना चाहती है। जरा अकेले पड़ते ही मन टूटने लगता है। पिछले महीने तो गीता को पत्र भी डाल दिया था कि आशीष मनीष को मेरे पास छोड़ दो। वह शायद तैयार भी हो जाती, पर उसकी सास भला पोतों को आंखों से दूर होने देती। फिर गार्गी को लिखा कि पश्चिम का वातावरण लड़कियों के योग्य नहीं है। नवीन को चाहे तुम अपने पास रखे रहो, पर नूतन को किसी के साथ यहाँ मेरे पास भेज दो। गार्गी ने उत्तर में लिखा था, दीदी हमें कौन यहाँ अमेरिका में जिंदगी भर रहना है, सिर्फ 5 साल की तो बात है, फिर तो अपने महान देश में लौटना ही है। नूतन के जीवन में फिर कभी यह संयोग न बना तो जिंदगी भर हमें कोसेगी। अब यहाँ से सुशील या शीतल को साथ ले जाने का प्रस्ताव मन में लेकर आई थी, पर हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। बच्चे यहाँ जिस तरह जीवन का उपभोग कर रहे थे, वह उसके यहाँ कहाँ संभव था। वीणा ही इसके लिए क्यों तैयार होगी। बहनों की अस्वीकृति को तो उसने चुपचाप झेल लिया, पर वीणा अगर इनकार कर देगी तो बहुत अपमानित अनुभव करेगी वह। अप्रैल में विराज की दोनों लड़कियां उसके यहाँ आ गई थी। रूबी की परीक्षा तो मई के अंत तक खिंच गई थी। छुट्टियों में कहीं जाना नहीं हो पाया था, पर बुरा नहीं लगा था। दिन कैसे बीत गए थे पता ही नहीं चला था। किसी के लिए जल्दी घर लौटना, सुबह शाम खाना बनाना, नाश्ता तैयार करना, सोते समय जबरदस्ती दूध पिलाना। सुबह सवेरे सब इसी घर में रहकर पढ़े थे, पर तब यह सब करने के लिए माँ थी। वह तो सिर्फ कमाने भर की हकदार थी। गार्गी गीता की शादी हुई, गिरीश नौकरी में आ गया और माँ ने आंखें मूंद ली, जैसे उनका कर्तव्य समाप्त हो गया हो। अपने सब कर्तव्यों से निपटने की इतनी जल्दी थी उन्हें कि गीता को 18 पूरे भी न करने दिए, पर गायत्री की किसी ने चिंता नहीं की। माँ जीवित रहती तो शायद उनकी जिद के कारण गायत्री की शादी हो भी जाती, पर 28 वर्ष की अल्पायु में उसे घर की बड़ी बूढ़ी बनाकर माँ चली गई। तब से यह अकेलापन ही उसके हिस्से में आया है। गीता वहाँ पास ही में शिवपुरी में ब्याही है, पर बड़ी बहन है वह, इसलिए बार बार वहाँ जाना तो दूर, वहाँ का पानी पीना भी उसके लिए पाप है। गार्गी के घर का वातावरण उतना दकियानुसी नहीं है, पर वह स्वयं इतनी दूर जाकर बस गई है। ले देकर एक गिरीश का घर रह जाता है, पर छुट्टियों में अक्सर वीणा भी बच्चों को लेकर माँ के पास चली जाती है। गायत्री फिर अकेली पड़ जाती है। विराज, हाँ विराज जरूर अपनी थी। पूर्व जन्म के किसी संयोग से वह आ मिली थी। नहीं तो स्टाफ में इतनी टीचर्स थी, पर हर एक से मन थोड़े ही मिल पाता है। बहनों की बिछो का दुख, माँ के देहांत का शोक उसने विराज के बल पर ही झेला था। उसने और उसकी फूल सी दोनों बेटियों ने ही उसे उबार लिया था। कुमार साहब अक्सर बाहर रहते, इसीलिए वक्त बेवक्त कुछ देखना नहीं पड़ता था। जब मन करता वहां पहुंच जाती थी। हमेशा हंसती मुस्कुराती विराज को काल कितनी क्रूरता से उठा ले गया था। अब भी याद आता है तो दिल दहल उठता है। मृत्यु उसने पिता की भी देखी थी, पर वे बीमारी से इतने जर्जर हो चुके थे कि उनकी मृत्यु सभी को त्राण दे गई थी। माँ भी शायद मन से तो कब की मर चुकी थी। शरीर घिसट रहा था, सो एक दिन वह भी समाप्त हो गया। लेकिन विराज, और उसके पति के रिश्तेदारों के आने तक वह किसी तरह सब संभाले रही। उसने लड़कियों को अपने घर के पास फटकने तक न दिया था। परीक्षा के बाद जाने से पहले जब उस सूने घर में सामान समेटने के लिए पांव रखा, तो लड़कियों से लिपट कर वह स्वयं भी इतना रोई जैसे विराज की अर्थी अभी अभी उठी हो। अकेलेपन का एक भयानक एहसास उस दिन पहली बार हुआ। जुलाई में विराज के कुछ क्लेम्स लेने के लिए कुमार साहब आए थे। उसने उन्हें खाने के लिए घर पर आमंत्रित कर लिया। पुराने संबंधों की खातिर इतना तो करना ही था। चलते समय फिर कितना विचित्र प्रस्ताव रखा था विराज के पति ने। वह तो सन्न रह गई थी। रोष से तमतमा गया था उसका चेहरा।
तमक कर बोली, उसकी चिता तो ठंडी हो जाने देते आप। यही सोच लीजिए कि उसकी जगह आप ही अचानक चले जाते तो क्या वह ऐसा दुस्साहस कर पाती? आप गलत जगह आ गए हैं कुमार साहब। आप उसके साथ विश्वासघात कर सकते हैं, मैं नहीं। उनसे कुछ जवाब नहीं बन पड़ा था। चुपचाप उठकर चले गए थे। रूबी का रिजल्ट आया तो गायत्री ने ही तार द्वारा उसे सूचित किया था। उसे ही सबसे ज्यादा चिंता थी उसकी, पर दो शब्दों का धन्यवाद का पत्र भी नहीं आया। लगा जैसे इतने किए कराए पर पानी फिर गया है। अगस्त के शुरू में एक दिन मिसेज खोसला ने स्कूल में बताया कि रूबी आई है सर्टिफिकेट शादी लेने के लिए। गायत्री का राखी के लिए बाहर जाने का अंदेशा था, इसलिए मिसेज खोसला के यहाँ ठहर गई है। बहुत अपमान सा लगा उसे। स्कूल से छूटकर सीधे मिसेज खोसला के घर गई और उसे लिवा लाई। गायत्री को मना कर दे, इतना साहस रूबी में नहीं था। डैडी ने मना कर दिया था ना यहाँ आने के लिए। घर पहुंचते ही गायत्री शुरू हो गई। मना तो नहीं किया था, पर वे बोले कि आंटी बहुत नाराज है। नाराज अगर हूं भी तो उनसे, तुमसे तो मेरी कोई लड़ाई नहीं। फिर वहां क्यों रुकी तुम? एक वही घर मिला तुम्हें रुकने के लिए। उनके देवर लोगों की कीर्ति तुमने सुनी नहीं है क्या? गायत्री ने धुआंधार डांटना शुरू किया। रूबी चुपचाप सिर झुकाई सुनती रही। रात सोते समय उसने धीरे से कहा, आंटी, आप डैडी पर बेवजह नाराज हैं। दरअसल वह सजेशन मेरा ही था। क्या? इस तरह चौंकिए नहीं आप। मैं सच ही कह रही हूँ। डैडी एकदम अकेले पड़ गए हैं। पहले भी टूर पर ही रहा करते थे, पर तब लौटने के लिए घर तो होता था। अब तो रोजी को हॉस्टल में डाल दिया है। मुझे भी शायद मौसी के पास लखनऊ भेज देंगे। ताऊ जी की अपनी ही इतनी बड़ी फैमिली है, वहाँ तो हम लोगों का खपना मुश्किल है। फिर फिर क्या? आज तो हम लोग कैसे भी गुजारा कर लेंगे। दूर रहना रास नहीं आया तो ताऊ जी के पास पड़ोस में ही दो कमरे लेकर पड़े रहेंगे। पर कब तक? हम लोग क्या हमेशा डैडी के पास बंधी रहेंगी? कल को हम लोगों की शादी हो जाएगी, तब उन्हें देखने वाला कोई नहीं रहेगा। हम लाख चाहेंगे, फिर भी वे हमारे पास तो आकर रहेंगे नहीं। अपने देश में ऐसा होता ही कहाँ है, और हम ही को शायद वह अच्छा न लगे। आश्चर्य से देखती रह गई गायत्री। इन 4 महीनों में कितनी बड़ी हो गई है यह लड़की। अभिभावकों की मृत्यु बच्चों को कितना प्रौढ़ बना देती है। पिताजी की मृत्यु के समय वह केवल 18 वर्ष की तो थी, पर जिम्मेदारियों ने एकदम कितना समझदार बना दिया था उसे। रूबी 2-4 दिन रही, पर फिर इस विषय पर कोई बात नहीं हुई। जाने वाले दिन स्टेशन के रास्ते गायत्री उसे समझा रही थी, देखो रूबी, मेरी ओर से डैडी से क्षमा मांग लेना। उस दिन शायद मैं बहुत ऑफ हो गई थी, पर सोचकर देखो तो, अगर ये संबंध हो भी गया तो लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। इसका संबंध तुम्हारी मम्मी की मृत्यु से जोड़ने में भी वे नहीं हिचकिचाएंगे। गायत्री दबकर बोल रही थी। 38 वर्ष के अविवाहित जीवन में भी उसने अपनी एक इमेज स्थापित कर ली थी। वह उसे कलंकित नहीं करना चाहती थी। रूबी ने प्रत्युत्तर में कुछ भी नहीं कहा। उसके लिए शायद यह विषय समाप्त ही हो गया था। गाड़ी जब चलने लगी तो उसने सिर्फ इतना ही कहा, आंटी, डैडी ने सिर्फ आपका हाथ ही नहीं मांगा था, आपको एक घर देने की शर्त थी इसके साथ। खैर, लेट अस फॉरगेट एवरीथिंग। और गायत्री कहाँ भूल पाई? वह घर शब्द से मथता रहा। मन की बात जिससे कह सके, ऐसी सिर्फ विराज थी। शेष सब या तो बहुत छोटे थे या बहुत बड़े। दिन रात विचारों में घुलती रही। और एक दिन वह समाचार आ पहुंचा, कुमार साहब की प्रस्तावित शादी का समाचार। सारे विचार अपने आप शेष हो गए थे। रात भर की जगी होने के बावजूद वह जरा नहीं सो पाई थी। सिर्फ आंखें मूंद कर लेटी हुई थी, इसलिए वीणा की आहट पाते ही वह उठ बैठी। टिपाई पर चाय रखते हुए वह क्षमा याचना के स्वर में बोली, माफ करना दीदी, आपको जगाना पड़ा, पर ये दोनों राक्षस है न, कब से मेरे प्राण खा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से इनको रोक रखा है।
कप हाथ में लेकर गायत्री कमरे से बाहर निकल आई। घर का नक्शा ही बदला हुआ था। उसने घूम घूम कर सारी व्यवस्था का निरीक्षण किया, साज सज्जा की प्रशंसा की, कुछ सुझाव दिए, दो एक फूलदान अपने हाथों से सजाए, वीणा की शाम की वेशभूषा के विषय में पूछताछ की, फिर स्वयं तैयार होने चली गई। बच्चे तो जाने कब से तैयार बैठे थे। शाम को 6 बजे वे घर से बाहर निकल गए। चलने से पहले पिछले दरवाजे की चाबी लेना गायत्री नहीं भूली। पहले वे लोग मयूर पार्क गए। वहां कुछ देर बैठने के बाद न्यू मार्केट चले गए। बच्चों के लिए खेल खिलौने, कॉमिक्स, टॉफी आदि खरीदने के बाद फिर कॉफी हाउस पर धावा बोला गया। डोसा, सांबर वड़ा और आइसक्रीम खाई गई। फिर बुआ की मेहरबानी से बच्चों को एक एक पान भी खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर वे लोग रंग महल में जाकर बैठ गए। पिक्चर बच्चों के लायक नहीं थी, पर वे एंजॉय कर रहे थे। शीतल को सारे गाने मुंह जबानी याद थे और सुशील मोटर रेस पर डिशुम डिशुम पर बेहद खुश हो रहा था। वे लोग घर लौटे तो 12:30 हो रहे थे। धीमे कदमों से सीढ़ियां चढ़कर वे लोग पिछले दरवाजे से घर में दाखिल हुए। घर एकदम शांत था, पर वातावरण में सिगरेट तथा दूसरी चीजों की गंध इतनी तीव्र थी कि लगता था लोग अभी अभी उठकर गए हैं। बच्चे इतने थक गए थे कि बिस्तर पर पड़ते ही सो गए। आज का दिन उनका बहुत अच्छा बीता था। जूते उतारते हुए सुशील ने अचानक कहा था, बुआ तुम यहीं रुक जाओ न, सच तुम आती हो तो बहुत अच्छा लगता है। अभी नहीं, पेंशन के बाद रहेंगी, है न बुआ? शीतल ने भोलेपन से पूछा था। पेंशन? 8 साल की लड़की के मुंह से यह शब्द उसे अजीब सा लगा। उसके गालों पर एक चपत लगाते हुए उसने कहा, जानती भी है पेंशन क्या होता है? मैं पेंशन लूंगी तब तक तो तू ससुराल पहुंच जाएगी, पर पेंशन के बाद हमारे ही यहाँ रहोगी न, मम्मी कह रही थी। बच्चों के सो जाने के बाद भी वह बड़ी देर तक सोचती रही कि उसकी पेंशन की बात आज किस संदर्भ में उठी होगी। क्या वीणा के मन में अभी से उसकी रिटायरमेंट का खौफ बैठ गया है? क्या वह इतनी बूढ़ी हो गई है कि उसकी पेंशन की चर्चा होने लगी है? सच भी तो है, पेंशन के बाद रहने के लिए दूसरी ठोर है ही कहाँ। वह खुद ही तो अक्सर कहती है गिरीश से, भैया रे अपने बंगले में एक कुठरिया मेरे नाम की भी बनवाना, मैं उसी में पड़े पड़े तुम्हारे नाती पोते खिलाया करूंगी। कैसा दयनीय वक्तव्य है यह उसका। जीवन भर सबके लिए खटने के बाद यही असहायता उसके हिस्से में आई है। दूर कहीं घड़ी का अलार्म सुनाई दिया और उसकी आंखें खुल गई। कलाई घड़ी में देखा, 5 बज रहे थे। अभी उठ जाती तो शायद छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस आराम से मिल जाती, पर थके हारे घर को मीठी नींद से जगाना उसे अच्छा नहीं लगा। वह अपने बिस्तर पर वैसी ही अलसाई पड़ी रही। शाम की बस से चली जाएगी या फिर रात को जीटी से, क्या फर्क पड़ता है? वहाँ कौन प्रतीक्षा में बैठा है? एक दिन की छुट्टी ही तो मारी जाएगी बस। धूप जब खूब फैल गई और घर में कुछ हल्की सी हलचल शुरू हुई, तभी वह कमरे से बाहर आई। वीणा उठ आई थी और बिखरे घर को समेट रही थी। पिछले दिन की थकान आंखों पर तैर रही थी। आपकी ट्रेन छूट गई न दीदी? वीणा ने कहा। मैं अलार्म लगाकर सोई थी, पर आप इतनी देर से सोई थी कि जगाने की इच्छा ही नहीं हुई। वैसे भी कल पूरा दिन इतनी हड़बड़ाहट में बीता कि आपके पास 2 मिनट ढंग से बैठ भी न पाई थी। कैसा रहा कल का कार्यक्रम? बहुत अच्छा। तैयारी तो वैसे सब कर ही ली थी, पर आपके आने से इनका उत्साह दुगना हो गया था। हर किसी को बड़े फख्र से बता रहे थे कि मेरी दीदी इतनी दूर से चलकर मुझे आशीर्वाद देने आई है। खुशी से गदगद हो आई गायत्री। भाई के लिए ढेर सी ममता उमड़ आई थी मन में। वात्सल्य भरे स्वर में बोली, उठा नहीं अभी तक? दफ्तर की छुट्टी है क्या आज? छुट्टी तो नहीं है, पर आज तड़ी मारने का इरादा है। वीणा हंसते हुए बोली, कह रहे थे बच्चों को तो दीदी ने पिक्चर दिखा दी और हम क्या सूखे ही रह जाएंगे?
आप अपना पर्स संभाल कर रखिएगा दीदी, ये धावा बोलने ही वाले हैं। कहते हैं प्रमोशन मेरा हुआ है और इनाम बच्चे लूट रहे हैं। यह तो सरासर अन्याय है। अरे वाह, बच्चों से क्या दुश्मनी? तुम्हें किसी ने मना किया है? जो जी चाहे मांग लो, पर इस कुंभकर्णी नींद का पीछा तो छूटे पहले। और सचमुच गिरीश, यदि इस क्षण स्वर्ग का राज्य भी मांगता तो उसे मिल जाता। गायत्री बहुत प्रसन्न थी उस समय। आनंद के इन क्षणों के लिए वह अपनी बची खुची जिंदगी भी होम कर देगी, बहुत खुशी से, बिना किसी शिकवे के।